नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने डेली लेक्चर्स के माध्यम से जो टॉपिक कवर कर रहे थे उसमें हमने पिछले लेक्चर में एनिमल टिश्यू का पार्ट 1 देखा। आज हम एनिमल टिश्यू पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। और पार्ट 2 के अंदर बच्चों, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था। अब हम इससे आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड लेक्चर है एनिमल टिश्यू पर। तो स्टूडेंट्स, हमने एनिमल टिश्यू को देखा कि एनिमल टिश्यू जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला हमने देखा कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हमने देखा मस्कुलर टिश्यू। और चौथा हमने क्या देखा, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तीन चार प्रकार के हमने देखे। एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है स्टूडेंट मस्कुलर टिश्यू, देन चौथा रहता है हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है, इस तरह हमने 4 टिश्यूज को देखा। पहले वाले लेक्चर में एपिथेलियल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कनेक्टिव टिश्यू पे चर्चा करेंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू पे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो आती है, कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स आती है, उसको हम क्लियर करेंगे। जंक्शंस के बारे में, सेल जंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर जैसे ही टिश्यू क्रिएट होता है तो वो सेल्स के ग्रुप से क्रिएट होता है, और सेल्स का ग्रुप बनने के लिए उनके बीच में किसी न प्रकार का लिंक बनना जरूरी है, जंक्शन बनना जरूरी है। तो उन जंक्शंस को हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक को करने से पूर्व। ठीक है, तो आगे हमारा टॉपिक रहता है वो है सेल जंक्शन। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे सेल जंक्शन पर। सेल जंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो सेल जंक्शन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। सेल जंक्शन जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो 5 प्रकार का होता है, जो कि गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, लिख देते हैं गैप जंक्शन, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शंस, डेस्मोसोम जंक्शन, डेस्मोसोम जंक्शन, और चौथा रहता है हेमीडेस्मोसोम जंक्शन, हेमीडेस्मोसोम जंक्शन। इस प्रकार जो जंक्शंस रहते हैं वो कितने प्रकार के रहते हैं, 5 प्रकार के रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस पे, गैप जंक्शन। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गैप मतलब क्या है कि दो सेल्स के बीच में कोई गैप है, उस गैप को फिलअप करना है। कैसे फिलअप होएगा, उनसे बनेगा गैप जंक्शन। देखो, हम बात करें सबसे पहले न्यूरॉन्स की। सबसे पहले हम बात करें न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स में 2 प्रकार के सिनेप्स बनते हैं, 2 प्रकार के साइनेप्स बनते हैं। पहला साइनेप्स बनता है केमिकल साइनेप्स, और जो दूसरा साइनेप्स बनता है वो बनता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। पहला साइनेप्स बनता है वो केमिकल साइनेप्स बनता है, और दूसरा बनता है वो कौन सा बनता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बनता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें केमिकल साइनेप्स में तो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करेंगे। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जो एक न्यूरॉन्स होती है उसका दूसरे न्यूरॉन से रिलेशंस बनाने के लिए कुछ केमिकल्स ट्रांसफर होते हैं, उन केमिकल को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो इसके अंदर तो न्यूरोट्रांसमीटर काम करेंगे, और इलेक्ट्रिकल जो संबंध बनेगा उसके अंदर बच्चों गैप जंक्शन काम करेगा। उसके अंदर क्या काम करेगा, गैप जंक्शन काम करेगा। अब गैप जंक्शन जो काम करेगा वो किस प्रकार का होगा, देखो मान लीजिए 2 सेल है, कोई भी 2 सेल है, जैसे मान लीजिए ये सेल है और ये सेल है। इन सेल के बीच में इन सेल के बीच में रिलेशन बनाने के लिए कुछ इस प्रकार का संबंध का जुड़ाव रहता है।
इस प्रकार का एक रिलेशन बना रहता है जिससे गैप जंक्शन क्रिएट होता है, जिनसे प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल्स का जो होता है वो आदान प्रदान, जो ट्रांसफर जो है वो बना रहता है। इस प्रकार के जंक्शन को क्या कहा जाता है, गैप जंक्शन कहा जाता है। इनसे क्या है, जैसे मान लीजिए न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन्स एक्टिव होती है तो दूसरे न्यूरॉन्स को भी एक्टिव कर देती है, वो इसकी बदौलत भी होता है, और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर की बदौलत भी होता है। इससे जो है सोडियम Na, सोडियम की गति जो है इसमें हो जाती है, जिसके कारण एक रिलेशनशिप जो है वो बीच में सेल्स के बीच में बना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संबंध है वो क्या कहलाता है, गैप जंक्शन कहलाता है। इसके अलावा हम बात करें मस्कुलर सेल की, मैं एग्जांपल दे रही हूँ गैप जंक्शन की। इसके बाद में अगर हम सेकंड नंबर उदाहरण लें, किसका, मस्कुलर सेल का, सेकंड नंबर हम उदाहरण ले अगर मस्कुलर सेल का, तो बच्चों मस्कुलर सेल में क्या होगा, मस्कुलर सेल को जैसे मान लीजिए मस्कुलर में हम एग्जांपल लेते हैं कार्डियक का। ठीक है, हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है ना, तो हार्ट की मसल्स क्या कहलाती है, कार्डियक मसल्स कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो सेल्स होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। ठीक है, ये होगी। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इनके बीच में भी क्या क्रिएट होते हैं, इस तरह रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं जो क्या बनाते हैं, गैप जंक्शन बनाते हैं। गैप जंक्शन बनाते हैं सेल टू सेल, इसके अंदर जो है रिलेशनशिप बना रहता है, किसके द्वारा, गैप जंक्शन के द्वारा। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होती है जो सेल टू सेल होल्ड करने के लिए काम आती है, एक सेल को दूसरी सेल के साथ होल्ड करे रखती है, तो उस प्रकार के मटेरियल्स को क्या कहा जाता है, डेस्मोसोम कहा जाता है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे, उस प्रकार के मटेरियल को डेस्मोसोम कहा जाता है, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे कि ये क्या रहता है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ पा रहे हो कि जो सेल जंक्शन है वो 5 प्रकार के दिखाए मैंने, और उसमें सबसे पहला हमने गैप जंक्शन पढ़ा। गैप जंक्शन में हमने न्यूरॉन्स का एग्जांपल लिया और मस्कुलर कार्डियक मसल्स का एग्जांपल लिया, जिसके अंदर गैप जंक्शन जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर स्टूडेंट्स हम दूसरे की बात करें, टाइट जंक्शन की, दूसरे की बात करें टाइट जंक्शन की, जैसा कि नाम है वैसा ही इसकी पहचान है। नाम क्या है, टाइट, और टाइट का मतलब बहुत टाइट रिलेशनशिप, बिल्कुल ही स्पेस ना हो जिसके बीच में। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स इस प्रकार का कोई ट्रैक बन रहा है, एक सेल इस प्रकार से है, दूसरी सेल इसको इस तरह होल्ड डाउन कर लेती है। ठीक है, इस तरह दो सेल्स पूर्णतः जुड़ जाती है। ठीक है, उसमें क्या है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं बनता कि इस तरह मटेरियल इधर से इधर जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार का जो जंक्शन होता है बच्चों, जिसमें इतना टाइटली बाइंडिंग हो जाती है कि जो मटेरियल है वो ट्रांसफर ना हो पाए, तो इस प्रकार की जंक्शन को कहा जाता है टाइट जंक्शन। अब नाम से स्पष्ट है ये कहाँ बनेगा, ये वहां बनेगा जहां हमें बॉन्डिंग बहुत टाइट बनानी है, जहां पर हमें ट्रांसफर जो है वो नहीं करवाना, जब जरूरत पड़े तो करवाए। ठीक है, तो ऐसा कोई सिस्टम हो जहां पर इस प्रकार का जंक्शन बनता हो, तो उसका एग्जांपल अगर हम लेके देखें तो यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जो लेयर्स होती है वो इसी प्रकार की होती है, जिसके अंदर से जो है ट्रांसफर सेल से जो है बाहर मटेरियल ट्रांसफर ना हो पाए, इस कारण टाइट जंक्शन जो है वो बाइंड करता है। आई होप क्लियर। ठीक है, हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं, एडहेरिंग और डेस्मोसोम की तरफ। तो स्टूडेंट्स एडहेरिंग और डेस्मोसोम लगभग जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। उन अंतर को हम 3D स्ट्रक्चर से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। ठीक है, ये मैं मिटा दूं, मैं आपको एडहेरिंग और डेस्मोसोम समझाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम एडहेरिंग को समझेंगे। एडहेरिंग को समझने के लिए ये देखिएगा कि ये क्या करती है, एडहेरिंग सेल्स को होल्ड करने के लिए काम कर रही है। कैसे सेल को होल्ड करेगी, देखिए 3D में इमेज करनी है आपको, जो स्ट्रक्चर मैं क्रिएट कर रही हूँ। हाँ, अब हम इसको अच्छे प्रकार से समझेंगे, 3D में इसको इमेजिन करेंगे। ठीक है बच्चों,
अब ये क्या है, मान लीजिए कोई सेल है, ये सेल ए है और ये सेल क्या है, बी है। ये दो क्या है, सेल है। और इन सेल के चारों ओर इस तरह मान लीजिए प्रोटीन की रिंग सी है, वो चारों तरफ पाई जाती है। इस तरह प्रोटीन की रिंग पाई जाती है, ठीक है। इस तरह इसके चारों ओर क्या है, प्रोटीन की रिंग है जो इसके अंदर पाई गई है। अब ये प्रोटीन की रिंग क्या है, ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, कनेक्ट बनाएंगे, कनेक्शन बनाएंगे एक दूसरे से। इन प्रोटीन्स की लेयर से कुछ फाइबर्स इधर निकलेंगे, कुछ फाइबर्स इधर निकलेंगे, तो ये आपस में क्या बना लिया, कनेक्ट बना लिया। यानी कि एक सेल दूसरी सेल को होल्ड कर रही है इन फाइबर्स की मदद से, ठीक है। अब ये रिंग से इधर भी कोई फाइबर निकल जाएगा बच्चों, और इधर हम 3D में इमेजिन करें, मान लीजिए कोई अन्य बॉक्स सेल है, ठीक है। अब ये कोई सेल है, ये इसको होल्ड कर रही है आगे, ठीक है। इस तरह सेल को जोड़ने वाला एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है, इस तरह सेल को जोड़ने वाला, ठीक है। अब बच्चों आप एक चीज देख रहे हो कि इसमें जो रिलेशनशिप बन रहा है, इसमें ये रिलेशनशिप सेल इधर भी सेल को होल्ड कर रही है, ये सेल को ऊपर भी होल्ड कर रही है, मतलब कि चारों तरफ से ये अन्य सेल को होल्ड कर सकती है। इसको कहा जाता है एडहेरिंग जंक्शन। यानी कि इसकी योग्यता होती है, कैपेसिटी होती है कि ये अपने चारों तरफ जो है किसी भी सेल को बाइंड कर सकती है। होल्ड कैपेसिटी जो होती है वो चारों दिशाओं के अंदर होती है। तो इस प्रकार का जो जंक्शन होता है वो कौन सा होता है, एडहेरिंग जंक्शन होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम इसमें डेस्मोसोम को पढ़ें तो डेस्मोसोम में एक अंतर आता है। डेस्मोसोम में क्या अंतर आता है, डेस्मोसोम में ये अंतर आता है कि डेस्मोसोम ओनली वन साइड बाइंड करती है, वन साइडेड बाइंडिंग क्रिएट करती है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई सेल है और उसकी केवल और केवल एक ही तरफ बाइंडिंग हो, इस तरफ ही हो, यानी कि इस तरफ सेल ना जुड़े और अन्य दिशाओं में ना जुड़े, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में सेल रिलेशन बनाए, तो उस प्रकार के रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, उस प्रकार के जंक्शंस को क्या कहा जाता है, डेस्मोसोम कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जिसमें इनमें जो ये फाइबर होता है ये बच्चों एक्टिन का होता है। इनमें जो होता है एडहेरिंग में जो ये फाइबर्स होता है बीच के अंदर जो क्या होता है, ये एडहेरिंग के अंदर जो होता है वो एक्टिन का होता है, और सेकंड वाली के अंदर जो पाया जाता है वो केराटिन का पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो लेयर्स पाई जाती है उसके अंदर फाइबर्स मौजूद रहते हैं। इसके अंदर एडहेरिंग के अंदर एक्टिन और डेस्मोसोम के अंदर केराटिन के फाइबर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आप समझ पा रहे हो इन दोनों को, दोनों में अंतर समझ पाया, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा हेमीडेस्मोसोम। अब हम नेक्स्ट को समझेंगे हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम क्या होता है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ नीचे। थर्ड वाले की बात करते हैं, हेमीडेस्मोसोम की, ठीक है। देखो हेमीडेस्मोसोम बच्चों जो होता है ये क्या करता है, ये सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है, सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, आपने पढ़ा होगा कि एपिडर्मिस जो होती है, ठीक है, या फिर कोई भी अपने टिश्यू को स्ट्रक्चर को कल हमने पढ़ा था, स्क्वेमस जो होता है इस तरह स्क्वेमस था, ये नीचे की ओर एक बेसमेंट लेयर से जुड़ा हुआ था, बेसमेंट लेयर से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब ये जो सेल है, इस सेल का बेसमेंट के साथ जो रिलेशनशिप बन रहा है वो हेमीडेस्मोसोम है, ठीक है। वो क्या है, हेमीडेस्मोसोम है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स का रिलेशनशिप बनता है, इनके अंदर प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड का इस तरह रिलेशनशिप बनता है, जिसके कारण क्या क्या रहता है, ये होल्ड रहता है। प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का इसके अंदर क्या रहता है, रिलेशनशिप रहता है, जिसके कारण बेसमेंट लेयर और जो ऊपर वाली सेल्स की लेयर जो है वो कनेक्ट रहती है। इस प्रकार के रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, हेमीडेस्मोसोम कहा जाता है। जल्दी वन व्यू ले लेते हैं। गैप जंक्शन पढ़ा आपने, ठीक है, सेल को आपस में कनेक्ट कर रहा है और इनके बीच में गैप भी रह रहा है। टाइट जंक्शन बहुत टाइट से बाइंड है,
बीच के अंदर कोई सरफेस नहीं है जिसके द्वारा क्या है कोई मटेरियल इधर उधर जा सके। एडहेरिंग जंक्शन जो होता है वो चारों तरफ से किसी भी सेल को ऐड करने की क्षमता रखता है। डेस्मोसोम वन साइडेड बाइंडिंग होती है। हेमीडेस्मोसोम जो होती है सेल की बेसमेंट लेयर से, बेसमेंट के नीचे बच्चों ये एपिडर्मिस है, ये जो दिख रहा है ना आपको सेल और बेसमेंट, ये एपिडर्मिस है, इसके नीचे डर्मिस शुरू हो जाएगी फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब सेल और बेसमेंट के साथ जो रिलेशनशिप बन रहा है वो हेमीडेस्मोसोम का है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम बच्चों आगे हमने एपिथेलियल पढ़ लिया था, अब हम सेकंड तरफ जाएंगे, वो हमारा कौन सा रहेगा, वो रहेगा एपिथेलियल के बाद में कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू पे बात करते हैं। कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव, ठीक है। इन शॉर्ट में कई जगह सीटी लिखूंगी, आप समझ जाना, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बता रहे, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का अगर काम करें, काम देखिए, कनेक्ट का मतलब जोड़ना, जोड़ना यानी कि सपोर्ट करना, ठीक है। क्या करती है ये, मेनली क्या काम रहता है इसका, सपोर्ट करना जो है मुख्य काम रहता है। इसके अलावा ये कनेक्शन बनाती है, ट्रांसपोर्ट करवाती है, मेन काम सपोर्ट, कनेक्शन और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये जो है इस टिश्यू का मेन काम रहता है, सपोर्ट करना, सेल्स को आपस में जोड़ना और उनके बीच में किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना, वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, ये मैं सेल बना रही हूँ चारों तरफ, ठीक है। ये कोई सेल है और इन सेल के बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ है, इन सेल्स के बीच में ये बच्चों इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ है। क्या है ये, इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इनके बीच में क्या भरा हुआ है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ है, ठीक है। अब ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के बारे में बता दूं, ये इन्हीं सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। ये सेल्स ही क्या करती है, इस इंटरसेलुलर मटेरियल को सिक्रीट करती है, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर कुछ फाइबर पाए जाते हैं, इनके अंदर यहाँ कुछ फाइबर से मौजूद रहते हैं, इस तरह कुछ फाइबर, ठीक है। ये क्या है, फाइबर, ये कुछ फाइबर जो होते हैं इसके अंदर मौजूद रहते हैं। ये फाइबर प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड वगैरह के बने होते हैं और इन फाइबर का मेन काम क्या है, स्ट्रेंथ देना, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती देना, इसका मेन काम क्या है, स्ट्रेंथ देना, ठीक है। इस तरह जो है कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर कुछ प्रकार के फाइबर्स मौजूद रहते हैं और सेल्स आपस में क्या रहती है, होल्ड रहती है। इस प्रकार के रिलेशनशिप से जो टिश्यू क्रिएट होता है वो कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी संख्या में WBC मौजूद रहती है, लॉट्स ऑफ WBC, ठीक है। इसके अंदर क्या रहती है, बहुत सारी WBC मौजूद रहती है, क्योंकि क्या है सबसे ज्यादा बॉडी में कनेक्शन बनाने का काम यही कर रही है। तो इसमें क्या है, WBC की जरूरत ज्यादा है ना, कोई पैरासाइट आ गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, उनसे लड़ने के लिए भी तो इसको तैयार रहना पड़ेगा। तो इस कारण इसके अंदर लॉट्स ऑफ WBC जो है वो प्रेजेंट रहती है। क्या क्या मिलती है, इन्फेक्शन से ये हमें प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर हमें बेसोफिल्स मिलती है, इयोसिनोफिल मिलती है, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, ठीक है। और मैक्रोफेज, मैक्रोफेज जो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, मैक्रोफेज। और इसके अंदर मौजूद रहता है न्यूट्रोफिल, ठीक है। ये ब्लड के पार्टिकल है, आपने पढ़ा होगा, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, ठीक है। और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट वगैरह इसके अंदर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, मोनोसाइट और
लिम्फोसाइट, ठीक है। ये पार्टिकल्स जो है लोड्स ऑफ WBC वगैरह जो है इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बच्चों क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक चीज बात बताती हूँ मैं आपको कि हाँ, ब्लड ब्लड जो होता है वो नॉन फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये बात काफी दफा पूछी गई, नॉन फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या है, ब्लड है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा पहलू है जो इसमें आपको बताना है, ठीक है। इससे आगे हम चर्चा करते हैं इसमें क्या है, ठीक है। लोड्स ऑफ WBC बताया मैंने आपको, ठीक है। अब जो इसके अंदर फाइबर प्रेजेंट रहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो फाइबर होता है वो होता है इलास्टिक फाइबर, और दूसरा होता है प्रोटीन फाइबर। इसके अंदर जो फाइबर प्रेजेंट रहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रोटीन फाइबर और एक इलास्टिक फाइबर। दो तरह के फाइबर इसमें मौजूद रहते हैं। प्रोटीन फाइबर जो होता है वो कोलेजन के बने होते हैं, कोलेजन फाइबर के बने होते हैं। इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वो इलास्टिक प्रोटीन के बने होते हैं, इलास्टिक प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। अब पहले वाले की विशेषता बता दूं, और पहले वाला जो होता है प्रोटीन फाइबर, इसकी अगर हम बात करें तो प्रोटीन फाइबर क्या होता है बच्चों, वाहिट रंग का होता है। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, वाहिट होता है। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो होता है। सेकंड वाले का कलर जो होता है वो कौन सा होता है, येलो होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन इसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते, नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, नॉन स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल STRATCH, नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है। और ये क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, ठीक है। इस तरह दो प्रकार के फाइबर जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, प्रोटीन फाइबर और दूसरा कौन सा रहता है, इलास्टिक फाइबर, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ब्लड एक नॉन फाइबर्स वाला कनेक्टिव टिश्यू है। इससे आगे हम बात करते हैं, देखिए बच्चों, इससे आगे हम इस लेक्चर में थोड़ा सा और देखेंगे, बस इससे आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स अगर देखें तो कनेक्टिव टिश्यू तीन प्रकार का रहता है। कनेक्टिव टिश्यू जो रहता है वो कितने प्रकार का रहता है, तीन प्रकार का। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा टाइप जो रहता है वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा टाइप रहता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इस प्रकार तीन प्रकार जो रहते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के रहते हैं, ठीक है। अब जैसा इनका नाम है वैसी ही इनकी क्या है, पहचान है। कैसे पहचान होगी, देखो ये क्या है, वीक है, लूज है तो क्या है ये, वीक है, ये बिल्कुल क्या है, वीक है। डेंस है तो ये इसकी बजाय थोड़ा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। डेंस क्या है, इसकी बजाय स्ट्रॉन्ग है। और स्पेशलाइज्ड है तो इसकी बजाय ये क्या है, ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो इस प्रकार नाम से ही पहला पहलू हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो लूज के अंदर कुछ इस प्रकार से फाइबर से होते हैं जो लूजली रहते हैं, अलग अलग दूर दूर रहते हैं। और डेंस की हम बात करें तो डेंस वाले क्या रहते हैं, इस तरह पास पास रहते हैं, इस तरह क्या रहते हैं, नजदीक नजदीक रहते हैं। अब आपको समझ में आ रही है बात कि जो लूज है वो दूर दूर होगा, डेंस है वो क्या है, नजदीक नजदीक होगा। इसी कारण जो क्या है, लूज की बजाय ये कैरेक्टर में क्या है, थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, आगे क्या क्लासिफिकेशन रहता है। तो आगे के क्लासिफिकेशन में मैं बताऊं, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो रहता है वो दो प्रकार का है। एक तो है एरियोलर, हाँ एरियोलर, और दूसरा जो इसका प्रकार रहता है वो रहता है एडिपोज टिश्यू। दोनों नाम सुने आपने, पहला रहता है एरियोलर और दूसरा रहता है एडिपोज, ठीक है। जैसा इनका नाम है वैसी इनकी पहचान है।
एरियोलर, एयर शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में क्या आती है? हवा आती है, ठीक है। आप सोचो न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। आप सोचो किसी सेल के बारे में, ठीक है। आपको क्या लगता है वो सेल ऐसे ही हवा में लटकती हुई, न्यूरॉन ऐसे ही तार की तरह हवा में लटक रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता ना, वो किसी न किसी सिस्टम से बाइंड रहते हैं, ठीक है। तो शरीर के अंदर हाईली ज्यादा मात्रा के अंदर ये जो टिश्यू है एरियोलर, ये प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है? इनको आपस में होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कि ये क्या है, इसका मेन काम क्या है? पैकिंग का है, ये पैक करता है। मेन काम क्या है इसको? सेल्स को, न्यूरॉन्स को किसी प्रकार के पैकिंग को करने का काम क्या रहता है? एरियोलर का रहता है। मोस्टली अबाउंडेंट जो है ये टिश्यू है, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। मोस्टली अबाउंडेंट टिश्यू जो है वो क्या है? एरियोलर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिपोज की, तो एडिपोज के बारे में आपको पता है कि इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है उसको कहा जाता है एडिपोसाइट सेल। और एडिपोसाइट सेल का मेन काम क्या होता है? फैट का एब्जॉर्ब करना। जो व्यक्ति मोटे होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा जो है एडिपोज टिश्यू की मात्रा पाई जाती है, जो फैट का क्या करती है? स्टोर करती है, ठीक है। अब ये कहाँ पाई जाती है? जैसे मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले क्या है, मान लीजिए एपिडर्मिस है, ठीक है। एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे आएंगे हम, डेंस इरेगुलर टिश्यू है, डेंस इरेगुलर टिश्यू है, ठीक है। डेंस इरेगुलर टिश्यू के नीचे है एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू और एडिपोज, ठीक है। ये टिश्यू जो है कहाँ पाया जाता है? ये डेंस इरेगुलर क्या होता है? ये आगे आएगा, डेंस आएगा तब मैं समझा दूंगी आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो सपोर्ट का काम करता है, कनेक्शन बनाने का काम करता है और ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है, ठीक है। इसके जो टाइप है वो 3 प्रकार के हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और 3 नंबर रहता है वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सबसे पहला जो है लूज, जैसा नाम है वैसा ही काम है, वीकली रहता है, ये कमजोर रहता है, वीक रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसकी वजह थोड़ा मजबूत है। और इसकी हम बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है, एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर क्या करता है? एरियोलर पैकिंग का काम करता है, विभिन्न सेल्स को पैक करने का काम करता है, कवरिंग करने का काम करता है। एडिपोज जो क्या होता है? फैट को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो, इतना सिस्टम आपका क्लियर हुआ, ठीक है। आगे हम चलेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की ओर, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। पहला होता है रेगुलर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। 2 प्रकार का हो गया, ठीक है। अब नाम से आप क्या समझ पा रहे हो? रेगुलर मतलब कुछ ना कुछ इसका रेगुलर, नियमित सा है, एक मतलब सीधा सा सिस्टम है जो नियमित है, ठीक है। इरेगुलर में अव्यवस्था सी है, ठीक है। अब देखो रेगुलर का मतलब इसमें जो सेल्स है वो इस तरह है ना तो वो इसी तरह है, ठीक है। इस तरह बाउंडेड है ना तो वो सेल इस तरह ही बाउंडेड है। अगर इरेगुलर में बात करें तो ये कोई सेल ऐसे है, फिर कोई ऐसे है, किसी की बाउंडिंग ऐसे है, फिर कोई स्ट्रेट है, कोई इस तरह है, ठीक है। एक इरेगुलर सा बर्ताव इनके बीच के अंदर है, ठीक है। जुड़ाव जो है वो असामान्य सा है, वो क्या है? इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। अब आपको क्या लगता है ये ऐसे ही कोई मतलब मर्जी से ही ऐसे वैसे जैसे सेट होना है वैसे सेट हो गए? नहीं, इनकी भी एक उपयोगिता है, इनका भी एक सिस्टम है, क्यों ये सेट हो, ऐसे थोड़ी ना मर्जी से जैसे सेट हो। देखो कई जो टिश्यू होते हैं, रस्सी है, वो रस्सी आप ऐसे खींचोगे तो वो जल्दी से नहीं टूट पाती, रस्सी को आप ऐसे खींचोगे वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये जिसमें खिंचाव इस तरह आता है और जिसमें खिंचाव ऐसे भी आ सकता है, उस हिसाब से सेल क्या होती है। जैसे मान लीजिए इसको कोई खींच रहा है तो ये एक सेटिंग है इसकी, ऐसा तो नहीं है ऐसे खींचेंगे अपनी सेल अलग अलग हो जाएगी, नहीं है ना। इसमें एक विशेष प्रकार का
बाउंडिंग है जिसके कारण हम सेल्स को अलग अलग नहीं कर पाते। ठीक है, तो यही तो है रेगुलर के अंदर और इरेगुलर के अंदर ये जो इनकी व्यवस्था बनाई गई है ये इसी रीजन से बनाई गई है। ठीक है, अब ये क्या करती है, इरेगुलर वगैरह ये क्या करती है, कवरिंग करने का काम करती है, जैसे पेरिकार्डियम बन रहा है। ठीक है, ये इरेगुलर की बात करें, ये मैं मिटा दूं, आप समझ पा रहे हो, कहाँ गया डस्टर, हाँ ये आप समझ पा रहे हो ना, इरेगुलर वगैरह की सेटिंग किस प्रकार से रहती है। ठीक है, अब देखो आगे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर जो होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है टेंडन और एक होता है लिगामेंट। एक क्या होता है, टेंडन होता है और दूसरा क्या होता है, लिगामेंट होता है। एक टेंडन होता है, एक लिगामेंट होता है। इनको याद रखने का तरीका बताती हूँ। टेंडन का याद रखना MTB से, टेंडन को याद रखना MTB से, लिगामेंट को याद रखना बल्ब से, BLB। ठीक है, अब देखो टेंडन जो जोड़ बनता है वो मसल्स और बोन्स के बीच में बनता है। ठीक है, और लिगामेंट जो जोड़ बनता है वो बोन और बोन के बीच में बनता है, यानी कि ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा होल्ड बाउंडिंग जो क्या है, बोन और बोन के बीच में बनता है, लिगामेंट कहलाता है। और जो मसल्स और बोन के बीच में बनता है वो क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। ठीक है, ये दो प्रकार के रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इरेगुलर की बात करें तो इरेगुलर के अंदर जो है वो शामिल किया जाता है, वो किया जाता है कवरिंग वाला, जो कहीं पर जाकर किसी की कवरिंग कर रहा है, जैसे पेरिकार्डियम वगैरह। ठीक है, डर्मिस के नीचे जो मैंने आपको बताया वो डेंस इरेगुलर टिश्यू है। ठीक है, इस तरह का जो टिश्यू होता है वो डेंस इरेगुलर होता है। ठीक है, इतना समझ पाए आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का होता है। पहला रहता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा रहता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पहला है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब स्केलेटल के अंदर आएगी बोन और कार्टिलेज। ठीक है, इसके बाद में आगे जो आपका रहना है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू रहना है। लिक्विड का मतलब तरल, और हमारे अंदर तरल के रूप में लिक्विड फॉर्म के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू मेनली पाया जाता है वो ब्लड है, और सेकंड वन लिम्फ है, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, वो इसके एग्जांपल है, ब्लड और लिम्फ। तो इस तरह स्टूडेंट हम देख पा रहे हैं हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। और आज हमने पढ़ा सेल होल्डिंग किस तरह बनती है, सेल जंक्शन किस प्रकार से बनता है। तो ये जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट है। आई होप आप इतना समझ पा रहे हो। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है वो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और आपको क्लास कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके अवगत करवाने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट।